सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पीजीटी परीक्षा, जो यूपी पीजीटी परीक्षा है 2013 के प्रश्न पत्र की। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें क्योंकि 125 प्रश्न उस समय से पूछे जाने लगे थे, तो आप देखिएगा कि आप 125 प्रश्नों में से कितने को सही करते हैं और लिखकर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामह, भरत, मम्मट, जगन्नाथ दास। तो किसका कथन है ये? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो ये किसका है? भरत मुनि जी का। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, गारसदा तासी का, जॉर्ज ग्यर्सन का या राजा लक्ष्मण सिंह का? तो ये कथन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये है गारसदा तासी का कथन। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। इस पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये किसका कथन है? तो बताइए किसका है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बाल कृष्ण भट्ट या डी प्रेमघन। किसका ये कथन है? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो ये कथन है प्रताप नारायण मिश्र जी का। पुस्तक जल्हण हत्य दे, चली गज्जन्य प्रकाज में जल्हण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? और ये जो है आपकी बताना है किससे और किस पुस्तक को देने की बात की है जल्हण को। तो बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पृथ्वीराज रासो से। तो इसमें ये किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। तो जल्हण कौन है? जल्हण इनका पुत्र है और उनको इन्होंने ये पुस्तक देकर ये चले गए थे, तो ये इसका उल्लेख है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित ही आता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभेन खलु विघ्नभ्य नीच है, इसमें कौन सा करता है? मध्यमा, उत्तमा या नीचे? तो इसमें कौन सा है? नीचे इसमें करता है। और इसका अर्थ हो जाता है कि नीच पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें मन क्या है? ये जो मन है ये क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक है या धर्म है? और साथ ही साथ आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें जो आपका मन है, मन, तो ये मन उपमेय है। मन क्या है आपका? उपमेय हो गया। और आपका उपमान हो गया पीपर पात आपका क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। सरिस क्या हो गया आपका? वाचक धर्म हो गया, वाचक हो गया। और डोलना क्या हो गया? इसका धर्म हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिख कर ही व्यक्त करेंगे, सीधा सी बात है। अगला प्रश्न है, अच्छा ऐसे प्रश्नों में क्या है, आपको ये सीधे सीधे लिखे हुए नहीं मिलते, इसमें आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है जितने भी आप परीक्षा जितने भी आप तैयारी कर चुके हैं उसके अनुसार ही आपको इस तरह के प्रश्न लगाने। और हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न ऐसे जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया या रविंद्र कालिया? तो तेजेंद्र शर्मा जो है प्रवासी कहानीकार हैं इनमें से। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग है? और जितनी भी रचनाएं हैं, अगर आप जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सारी रचनाएं नहीं, महत्वपूर्ण रचनाओं के आप सर्ग, भाग, इस तरीके से जितने भी आपको याद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। एक प्रश्न सर्ग या उसके प्रकरण से जरूर पूछा जाता है। तो रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी?
आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? गवर्नमेंट प्रेस से, इंडियन प्रेस से, ऑर्फन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन प्रेस से। तो आजमगढ़ रीडर इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा? दुर्धनजन, दुधनजन, दुधन अर्जन, दुर्धन जन। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दुधन जन। और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, इसमें ए या आ के से अलग कोई अन्य स्वर आता है। प्रथम भाग में ए या आ से अन्य स्वर आता है, और जो आपका द्वितीय जो आपका है उसमें आपका मतलब तृतीय चतुर्थ, मतलब किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम के साथ साथ, या फिर ये रे ले वे और है, इनमें से कोई सा आ जाता है तो विसर्ग क्या हो जाता है, ये सॉरी विसर्ग क्या बन जाता है, र आधार है, या इसको रेफ भी बोल देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। ये परिभाषा किसने दी है? भरत मुनि, जगन्नाथ, भामा या विश्वनाथ? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसने दी है परिभाषा? जगन्नाथ की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में ये जो वह है, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह कर्म के बिना, ये जो है कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए धर्म के लिए, बी ब्रह्मा के लिए, सी भक्ति के लिए, डी श्रद्धा के लिए। तो ये क्या है, किसके लिए है प्रयुक्त हुआ है वह? तो कर्म के बिना धर्म लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये कथन जो है इसमें आएगा सही धर्म। और ये जो कथन है शुक्ल जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए अंधकूप, बी गृह प्रवेश, सी तिरंगा, डी सुख दुख। तो कौन सा जो है इनमें कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ये अंधकूप जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। बेस्ट वर्ड इनकी ये अंग्रेजी की जो कथन है ये आपको बताना है कविता के संदर्भ में। ये किसका कथन है? ए वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, टेनिसन। अच्छा देखिए, आपके जो पीजीटी के पाठ्यक्रम में कहीं पर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र को नहीं रखा गया है, लेकिन वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसका कथन है ये? कॉलरिज का कथन है। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? ए नायक, बी पहेलिया, सी नाविक या डी नाव का। तो इसमें क्या होगा सही? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रश्न को जो आयोग ने है इसको फॉल्स माना था और इसका कोई उत्तर इन्होंने नहीं दिया है। और कहीं कहीं इसके बारे में बोला जाता है कि ये बहेलिया हो सकता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये नाविक के बारे में भी देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने डाउटफुल में छोड़ दिया और ये इसका कोई उत्तर इन्होंने नहीं माना है, इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? ए कुकुर, बी कुत्ता, सी पिल्ला, डी कुकुर। तो सही उत्तर है कुकुर, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, हमारे शब्द मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है ये? हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है शैले की। तो यहाँ पर देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी पूछे गए हैं, पाश्चात्य विद्वानों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये भी आपका साहित्य शास्त्र का या आपके काव्य शास्त्र का हिस्सा है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है?
बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। तो बनावट, सूर्य और अमरूद तो है लेकिन छाता नहीं है। अगला प्रश्न है, नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी। तो नावादास द्वारा लिखित जो अष्टयाम है, अच्छा देखो यहाँ से कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। नावादास की कौन सी रचना है? अष्टयाम है। अष्टयाम कौन सी भाषा में लिखी गई है, रचित है? तो ये ब्रजभाषा में है। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। और ये जो इनकी रचना है अष्टयाम, राम भक्ति परक, इसमें जो पद है मिलते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या भाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट के होते हैं वो है अनुभाव। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो कर्मधारय में है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अच्छा ये देखो, नहीं वाला जो प्रश्न है ये भी आपको ध्यान देना है। पहले बहुत ज़्यादा नहीं हाँ वाले पूछे जाते थे, आजकल जो आपके तर्क वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी प्रश्न ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, कुछ सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर जैसे होते हैं। कुछ प्रश्न नहीं वाले होते हैं और कुछ प्रश्न आपके जो है मिलान वाले होते हैं कि ए को बी से मिलान कीजिए, बी को सी से मिलान कीजिए, इस तरीके से कौन सा मिलान है ये वाले होते हैं। एक आते आपके होते हैं अभिकथन और तर्क वाले वो प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हर परीक्षा में अब तो पूछे जाने लगे हैं। खासकर यूजीसी नेट में तो आपको पता ही है, आपके तर्क और अभिकथन वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफेद इसमें तत्सम नहीं है। क्षीर, मयूर और शीर्ष ये तत्सम है। घूरे के लत्ता बीने, कनातन के ढोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो ये किसने दिया था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट या डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है, कौन सा सही है। और देखो पहले क्या पूछा जाता था, एक शब्द दे दिया जाता था और शब्द की सही वर्तनी बतानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया है, सीधा वर्तनी ही आपको बतानी है। 4 वर्तनी है, एक इसमें शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो कौन सी इसमें शुद्ध है? तो ये सही शुद्ध होगी कवियत्री। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ए अलंकार संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी वक्रोक्ति संप्रदाय, डी ध्वनि संप्रदाय। जो आपके संप्रदाय है उनसे भी एक प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, और ये अगर देखा जाए तो फ्री के आपके नंबर होते हैं, इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी होती है, जहाँ से आपको पता है कि एक प्रश्न पूछा ही जाना है। तो आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो आनंदवर्धन का संबंध है ध्वनि संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, झाबरमल या पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो आत्माराम के छद्म नाम ने किसने लिखा था? तो ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867, 1850, 1885 या 1893। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, और इस सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह इसमें प्रमुख थे। और अगर देखा जाए तो इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरे भाई कौन थे? बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई कौन है? तो राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न होते हैं, और
वहाँ पर आपको ये देखना है कि कठिन चलो हो सकता है कि आप ना सही से कर पाए। कई बार होता है कि हम कठिन तो सही कर जाते हैं, लेकिन जो बहुत सरल समझते हैं, जिन्हें बहुत सरल समझते हैं और हमारी हल्की सी मतलब प्रश्न को समझने में चूक हुई और हमारा प्रश्न वो गया। तो आपको सरल प्रश्नों पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सरल प्रश्न भी आपके नंबर इंक्रीज करते हैं। तो सरल प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, सरल प्रश्नों पर सबसे पहले ध्यान देना है। प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या बादशाह दर्पण। तो हिंदी नई चाल में ढली काल चक्र में था। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्त में दिए हुए रूप में गलत कौन सा है? मत, अव्यभ्याम, अस्मत्, असंभव में। तो सही कौन सा है? असंभव। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है। देखो ये प्रश्न इस 2013 में नए प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है कि एक ही शब्द की चार तरह की वर्तनी लिखी है, एक सही है और बाकी गलत है। तो कौन सी सही है ये आपको बताना है। और ये अनुगृहित तो इतना पूछा जाता है परीक्षाओं में कि क्योंकि ये बहुत डाउटफुल अब लगता है। तो इसमें कौन सा है? इसमें ये याद रखिएगा, इसमें री आता है, अनुगृहित। कुछ लोग इसको सही समझने लगते हैं, ये अनुगृहित, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है जंजीर में बांधकर गंगा में किसको डुबोया गया था? तो किसको डुबोया गया था? कबीरदास को। किसने डुबोया था? सिकंदर लोदी ने कबीरदास को डुबोया था। किसके कहने पर डुबोया था? ये वाला प्रश्न यहाँ पर है। गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी। तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी आप रट लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न हम मतलब मुझे लगता है कि ये जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। 4 पर्याय हैं, जिसमें से 3 सरस्वती के हैं और 1 सरस्वती का नहीं है। तो भारती है, शारदा है ही, वागीश्वरी है, भामा नहीं है। भामा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अधिकतर सुंदर स्त्री के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णवन का वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये पूछा जाए दोनों एक ही संप्रदाय से संबंधित है। सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिवाजी के लिए, शिव जी के लिए, महादेव के लिए या बालाजी के लिए? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को, ये किसका है कथन, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही सरल लगेगा। तो किसके लिए बोला है? शिवाजी के लिए ये बोला है। किसने बोला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। ये कथन किसका है बताना है आपको। घनानंद का, बिहारी का, देव का या ठाकुर का? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। तो कथन है देव का। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छते, किसका ये कथन है? विश्वनाथ का, भरत का, जगन्नाथ का, दंडी का। और अगर देखा जाए एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो आपका काव्य शास्त्र वाला भाग है उसको आप बिल्कुल तैयार करके रहिए, क्योंकि यहाँ से छोटा सा पार्ट है और वहाँ से कम आपके 20 से 30-35% भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी भी परीक्षा में। तो ये आपको सीधे सीधे आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। तो जैसे आपको पता है कितने शॉर्ट से पूछे जाते हैं, तो उसे तैयार कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, आपको परीक्षा कवर करा सकता है। तो ये काव्य शोभा
करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, तो ये कथन किसका है? ये दंडी का है, लेकिन आयोग ने इसको, क्योंकि इसमें वर्तनी की गलती है, इसको इसलिए फॉल्स मान लिया था और इसका मतलब नंबर नहीं दिए थे। प्रश्न है अगला, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कारीगरी करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनारायण भट्ट या बद्रीनारायण चौधरी। तो ये इस किसका कथन है? और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये, ठीक है। और किसके लिए बोला था? ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए बोला था। तो यहाँ पर ये भी जो है आयोग ने ये प्रश्न भी हटा दिया था। जब आयोग ने हटा दिया तो हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। चलो अगला प्रश्न है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? गणिका, वारांगना, कुल्टा या रंडी। कौन सा जो शब्द है वो वेश्या का पर्याय नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुल्टा जो है ये वेश्या का पर्याय नहीं है। अच्छा देखो, ये जो वारांगना है, ये वारांगना शब्द आपका आषाढ़ का एक दिन में प्रयोग किया गया है और यहीं से इसको बोलते हैं कि जो कि मल्लिका जो है वो वैश्या बन गई थी, इसी शब्द के कारण कई लोग बोलते हैं कि मल्लिका जो है वैश्या बन गई थी और उनकी एक बच्ची भी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? छत्री, ठाकुर, क्षत्रिय, क्षत्रिय। कौन सा जो है वो आपका तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, यानी कि तद्भव आपको बताना है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम है बताना, तत्सम है। तो क्षत्रिय जो है आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है और क्षत्रिय का छत्री ये इसका तद्भव है। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बस ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है और बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो कौन सा है? सम्मतवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेले या मैथ्यू आर्नल्ड। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है और ये कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का। अब यहाँ पर देखिए, जो पाश्चात्य हमारे विद्वान हैं, पाश्चात्य आलोचक हैं, तो इन्होंने इनके जो कथन से संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक या चाणक्य या चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की द्वारा रचित है और इसके नायक है चाणक्य। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ गए थे? उड़ीसा। मैं आपको 2-3 सेकंड का समय दे रही हूँ जिससे कि आप उत्तर बता सकते हैं या उत्तर सोच सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, या फिर अगर आपको लगे कि बहुत जल्दी उत्तर दिया जा रहा है तो आप कुछ समय के लिए पॉज करके फिर से आप मतलब जब उत्तर दे दें उसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न है, मृगावती का लेखक है? ए कुतुबन, बी मंजन, सी जायसी या नूर मोहम्मद। तो कौन है मृगावती के लेखक? कुतुबन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का किया था हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा।
और इसी की भूमिका जो लिखी थी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी, और उसी को वो इतनी विस्तृत कर दी थी इन्होंने, फिर इसी को एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। हुई नहीं थी, उन्होंने बाद में मतलब विस्तृत कर दी थी कि उन्हें लगा कि ये और विस्तृत, क्योंकि उनकी भूमिका अगर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने जितनी भी भूमिकाएं लिखी है वो इतनी बड़ी भूमिकाएं लिखी हैं कि वो जितना रचना है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका ये लिख देते हैं। तो शुक्ल जी की ये विशेषता है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास देखो कितनी गलती से लिखी गई थी, और फिर भी एक अपना अलग ही महत्व रखती है। प्रश्न है, बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी। तो बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न है अगला, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है? ए मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ माझी, डी निर्मला बुराड़िया। तो गुलाम मंडी की लेखिका है निर्मला बुराड़िया। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1893 या 1900? तो इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। प्रश्न है अगला, एक ही शब्द की वर्तनी वही देखो 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ये ऊपरी लिखित ये सही है इसका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? खास ध्यान पर देना है। क, च, द, य। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपका जो आपका कै से लेकर मैं तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इसमें क आ जाएगा, च आ जाएगा, द आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है? 10, 8, 9 या 7? भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है, और दोष भी इन्होंने 10 ही बताए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ था? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं? कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ था। कौन से काव्य में हुआ था? तो ये हुआ है आखिरी कलाम में। प्रश्न है अगला, संकल त्रय में कौन नहीं है? संकल त्रय में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। स्थान, काल, वस्तु, कथानायक। तो स्थान, काल, वस्तु तो है, कथानायक नहीं है। ये संकल त्रय ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। कौन है जो धीरोद्धत नायक है? और धीरोद्धत नायक जो होता है वो मायावी होता है, चपल होता है, मतलब अहंकारी होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत घमंड होता है, अति घमंड होता है, या कह सकते हैं अत्यधिक गर्व होता है। और ये नायक बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के समय में जो आप फिल्में देख सकते हैं ना, वो जो नेगेटिव किरदार वाली है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप रावण को याद रख सकते हैं, और परशुराम को भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत क्रोधी थे, और साथ ही साथ भीमसेन को भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं, सही वाक्य का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा वृक्षात, और ये भी जो है आयोग ने इसको भी मतलब हटा दिया था क्योंकि इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। तो देखो आयोग ने कितनी गलती की है, और इतना बड़ा आयोग है और वो भी इतनी गलती कर रहा है, तो क्या ही हम मतलब उम्मीद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऐसे कौन से निबंधकार हैं जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो वो है गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न तो आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनको आप रट लीजिए, मतलब इसको अगर आप से पूछे ना सोते सोते
कि बताओ पायन महावर देन को नाय ना बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप आंख मीच कर बता देगी ये कौन सा अलंकार है। भ्रांतिमान ये अलंकार है, इसमें बिना ऑप्शन के ही आपको बताना है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो मतलब अगर देखा जाए भ्रांतिमान अलंकार के लिए तो यही आप इसी को याद रख लेंगे ना तो बहुत काफ़ी रहेगा। तो कुछ कुछ जो उदाहरण हैं वो ऐसे हैं कि वो उस अलंकार से ही चिपक गए हैं, जैसे कनक कनक वाला है यमक के लिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो उनसे चिपक गए, तो वो तो आपको याद ही रहना चाहिए। उन्हें तो कभी पूछ ले, जैसे सरल प्रश्नों के रूप में पूछ ले तो आप उसे गलत ना करें। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या लक्ष्मी की? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की पूजा या उपासना होती थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्व में कौन सा नहीं है? मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ और आप भी जब परीक्षा में आए तो हाईलाइट करके ही आप उत्तर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न तो सही पढ़ते हैं लेकिन दिमाग ये नहीं को भूल जाता है शॉर्ट टर्म में, तो इसको भूल जाता है और हम जल्दी से देखते हैं अच्छा कौन सा है, अच्छा हाँ ये तो है ही, इसको लगा देते, 3 ऑप्शन हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसलिए सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए और तब प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौन सा है? कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देशन। तो कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन है, ये नहीं है और इसी कारण ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? और साथ ही साथ आप अपने शहर का नाम भी बता सकते हैं, जिससे आपका नाम बताते आपको याद आ जाएगा कि ये कौन से संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो ये किसका है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये सूचक है। प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। और रस के भी स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, किसी स्थायी भाव का कौन सा रस है, इस तरीके से भी याद रखिए। तो क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं भाई, देखो जहाँ से जो प्रश्न सीधे मतलब अधिकतर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप तैयारी करते रहिए। तो ये कुछ टॉपिक मैं आपको बताते जा रही हूँ, इन टॉपिक को आप जैसे रट लीजिए, मतलब याद नहीं करना, एकदम रट लेना है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये कौन सा है, इसका अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आप तुरंत बता दें, ठीक है। और साथ ही आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जितने भी रस हैं लिख कर बता सकते हैं, या क्रोध का स्थायी भाव बता सकते हैं, या फिर आप श्रृंगार का स्थायी भाव बता सकते हैं। बहुत सरल ही है, सरल पूछें तो आप स्थायी भाव बता दीजिएगा। अच्छा, प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, काव्य पंक्ति का संबंध है आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से या किसान से? और ये किसका कथन है या किसका, ये भी आपको बताना है। तो ये चलो मैं बता देती हूँ आपको, प्रिय प्रवास से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे कमेंट में, इससे क्योंकि आप सोचेंगे कौन से प्रश्न का उत्तर दे, तो 3-4 प्रश्न ही काफ़ी है। तो ये प्रिय प्रवास से है और इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। अगला प्रश्न है, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? ये विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र या राम की शक्ति पूजा? तो विनय पत्रिका आपका निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अब देखो एक और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। तो कौन सा है अल्प प्राण? ख, थ, च या फ? तो अल्प प्राण है आपका च। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाट्यवृत्ति के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी या भारती? तो कौन सी है जो इसके यानी कि नाट्यवृत्ति नहीं है? तो ये कौन सी है?
सात्विक। और अगला प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो किसकी ये मानी जाती है? इंदुमती जो रचना है किसकी छाया मानी जाती है? तो ये किशोरीदास गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है और ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। और ये नाटक था। ये क्या था? नाटक था। उसी के आधार पर ये लिखी गई थी कहानी। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव या इनमें से कोई नहीं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद। द्वंद्व समास में, क्योंकि ये दोनों पद प्रधान ये समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चुलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। इसमें से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है, बाकी है। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? गलत गलत याद रख लीजिएगा। तो तव, तव्यय, युवो, युष्माशु। तो कौन सा है? तो ये है तव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। तो सही उत्तर होगा पुल्लिंग शब्दों में दारा। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण बताना है कौन सा नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। तो बसंत के पर्यायवाची में कांतार नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय बताया था 1893 से 1918 ईस्वी। और अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय है वो विक्रमी संवत में दिया है। तो विक्रमी संवत में याद कर लीजिएगा और आपको इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करके तब आपको समझ आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, भाषा भूषण या काव्य प्रकाश। तो कौन सा है जो चंद्रलोक की छाया है? तो इसमें से है भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। तो कौन है जो फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है? तो वो है बेला बहू। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों को उपालंब सुनने को मिला था? कौन सा कवि है जिसको उपालंब सुनने को मिला था? क्योंकि उसने हिंदी भाषा में रचना की थी। जायसी, उस्मान, शेख नवी या नूर मोहम्मद। तो इनको सुननी पड़ी थी, नूर मोहम्मद को सुननी पड़ी थी कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना करने लगे। भाई क्या कारण था? ऐसा आज के समय में भी है कि कुछ आप करने लग जाए तो कहीं ना कहीं आपका। अगला प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं। देखो खास पैटर्न यूज़ होता है 2021 का। अगर प्रश्न पत्र देखेंगे उसमें खास पैटर्न यूज़ हुआ है। अगर आपने 2013 का देख रहे हैं तो इसमें खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक नया चीज़ ही आपको देखने को मिलता है हर प्रश्न पत्र में। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होता है, नई नई चीज़ों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है। इसलिए जो PYQs है वो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वहाँ से आपके प्रश्न मिल जाते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और आप बार बार PYQs करते हैं तो आपका जो है उतनी ही तैयारी अच्छी होती जाती है और साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो समझ आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी तो पूरी करे रहते हैं लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हम वो सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा में जो है जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके नहीं देखते। कि हमें उत्तर तो पता है लेकिन सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आप गलत कहीं ना कहीं कर देंगे।
तो नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ना अर्थात अनूठा प्रयोग इसका अर्थ निकलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक निर्धारित समय प्रथम उत्थान का समय किया है? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893, 1800 से 1885। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय बताया था, तो ये बताया था 1868 से 1893 ईस्वी में बताया है यहाँ पर, जबकि ये विक्रमी संवत में करते हैं। तो परीक्षा देखो पूछने का ये तरीका होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसा पुस्तक में दिया है सेम टू मतलब वैसे के वैसा ही आपसे पूछा जाए, कुछ उसमें परिवर्तन करके ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई है। फिर से वही प्रश्न, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। तो कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, कहीं पे शुद्ध पूछी गई है, कहीं पे अशुद्ध पूछी गई है, तो 36 शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? अच्छा, अनुकूल, दक्षिण, सट, धृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? तो कृष्ण है दक्षिण। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए, क्योंकि आपका संस्कृत से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, आपका एलटी में भी, तो इन आपको संस्कृत भी पढ़नी होती है। और बाकी जो है आप अन्य जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए भी वो महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं जो विशेष परीक्षा है उसके लिए ही महत्वपूर्ण है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये भी आपको आना ही चाहिए। तो गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालयम प्रभवती, गंगा हिमालयन प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो कौन सा सही है? डी एकदम सही है, गंगा हिमालयात प्रभवती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? श्रृंगार, 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 पटार। तो कौन सा तत्सम? तो कौन सा है तत्सम? सही शुद्ध अगर देखा जाए तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला ही आप कह सकते हो। तो कौन सा है? श्रृंगार, क्योंकि ये जो श्रृंगार है ये इस प्रकार से लिखा जाता है, और क्योंकि मेरे इसमें फॉन्ट नहीं था तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि आधा श्र और उसके बाद री और उसके बाद अंगा और उसके बाद गार, इसी प्रकार ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, बाकी शुद्ध यही होता है। तो ये फॉन्ट के कारण हो जाता है कई बार, और कई बार जानबूझकर भी लोग रख देते हैं। अब देखो आयोग की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर देखने को मिलेगी। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उज्ज प्लस ज्वल, उत्त प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल या उत्त प्लस ज्वल। तो कौन सा सही है? उत्त प्लस ज्वल। और दूसरी बात ये कि ये जो उज्ज्वल है शब्द ही गलत दिया हुआ है। अब जब आप शब्द गलत दे रहे हैं तो और बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही उत्तर दे, तो सही होगा इसकी वर्तनी उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बरी, नागरी नीरद। किस में छपी थी ये? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। तो ये है हिंदी प्रदीप में। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है ये भी आयोग ने हटा दिया था। कितने सारे प्रश्न हैं और कितनी सारी वर्तनी अशुद्धि देखने को मिलती है और सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप सही से आप प्रश्न भी नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या करें। और फिर ये बोल सकते हैं कि ये बोल देते हैं कि टाइपर जो टाइप करवाया था वो टाइपिस्ट ने गलती कर दी, लेकिन आप टाइपिस्ट से टाइप करवाने के बाद भी तो आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है ना। इतना बड़ा आयोग है, इतनी सारी चीज़ें हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। 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 इसमें कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। कौन सा अनुप्रास इसमें है? तो इसमें लाटानुप्रास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा तत्सम है? भोजी, भोजाई, भ्रातृजाया, जोरो। तो कौन सा इसमें है तत्सम शब्द? तो भ्रातृजाया। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूर से सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से सप्तक में या कि कौन से तार सप्तक में कवित्री शामिल है, कौन से तार सप्तक में शामिल नहीं है, और कौन सी जो कवित्री है वो शामिल है। ये जो प्रश्न है ये भी चाहे कोई सा भी आयोग हो, ये प्रश्न भी पता नहीं क्या मतलब है कि वो सबसे मतलब प्रिय प्रश्न कह सकते हैं। तो बताइए, अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। तो कौन है? शकुंतला माथुर है। तार सप्तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक में से भी एक प्रश्न पूछा ही जाता है, एक दो, कभी कभी दो भी पूछ लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही पूछा जाए। और बहुत बड़ा नहीं है तार सप्तक। आप तार सप्तक में प्रथम तार सप्तक को क्या बोला जाता है ये भी पूछ लिया जाता है, और कब कब मतलब ये आए थे वो पूछ लिया जाता है। कौन से तार सप्तक में कौन से कवि शामिल है, कौन से रचनाकार शामिल है, ये उसकी साथ ही साथ तार सप्तक के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि भूमिका के बारे में, ठीक है। अज्ञेय के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय ने कौन सा कथन कहा है, कौन सा नहीं कहा है। तार सप्तक के बारे में ये कथन किस विद्वान का है। इस प्रकार से 6-7 प्रश्न टाइप के प्रश्न हैं और ये पूछे ही जाते हैं भाई हमेशा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? और आपको पता ही है शुक्ल जी तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं रही हूँ। और अगर शुक्ल जी से संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण कथन देखने हैं और एक ही छोटी सी वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी जो पिछली क्लास है उसमें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण कथन बहुत फास्ट रिविजन के स्टाइल में। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो ये है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपनी बेसवारे की ग्राम्य कहावत और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी इन पंक्तियों का संबंध किससे है? किसके बारे में बोला है ये कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? ये कथन किसके लिए कहा है और ये कथन किसने कहा है? दोनों पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर पूछा है कि किसके लिए कहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के लिए ये कथन किसने कहा है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी आएगा। प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। और ये अष्टयाम 2 देखने को मिलती है और एक जो है ये रसखान की देखने को मिलती है और एक ही साथ नाभादास की भी देखने को मिलती है, जिसमें राम का देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न भी डाउटफुल ही है। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका जो है ये आत्मकथा किसकी है? कमल भारती की, मोहन नेमिष राय की, जयप्रकाश कदम की या तुलसीराम की? मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? कमल भारती, मोहन नेमिष राय, जयप्रकाश कदम की या तुलसीराम की? तो ये मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। और अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीजीटी पीजीटी की, एलटी जीआईसी वगैरह की कर रहे हैं, तो आप एक काम और कीजिएगा, जितनी भी रचनाएं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनकी रचनाकार और उनका प्रकाशन वर्ष, अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए और भी प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न क्योंकि पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो रचनाएं आपके किसी न किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, चाहे वो आपके कहीं जो ISPC
चाहे वो आपके किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल हो, आपके 10th में शामिल हो, 12th में शामिल हो, आपके किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हो, तो जो रचनाएँ किसी विशेष पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होती है, तभी उनको किसी पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाता है और इसीलिए ये आपको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्लस पॉइंट आपका रहेगा। प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचतत्व, सहस्त्र गीत, रामार्चन पद्धति। तो रामानंद ने रामार्चन पद्धति का उल्लेख किया है, गुरु परंपरा का रामार्चन पद्धति में किया है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? निराला, प्रसाद, पंत या महादेवी? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत जी का कथन है। अगला प्रश्न है, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन है? तो ये है अस्पृश्य, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यतम, अस्पृश्यत। तो कौन सा है सही, शुद्ध बताना है, तो इसका शुद्ध शब्द होगा अस्पृश्यताम। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुधाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है? बिहारी, मतीराम, केशवदास और देव। किसकी है ये? और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, भूषण को देखकर कई लोग इसे भूषण की बताने लगते हैं, लेकिन ये भूषण की नहीं है और शुक्र है, यहाँ पर आपको भूषण मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है, कई बार भूषण दे देते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये किसकी है? केशवदास की। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, कब से कब तक थे? 1918 से 2012, 1985 से 2014, 1986 से 2013, 1987 से 2014। तो ये कब से कब तक थे? 1986 से 2013 तक ये रहे हैं राजेंद्र यादव जी। प्रश्न है अगला, और 100 प्रश्न है ये। वाक्य विचार के अंतर्गत काव्य अध्ययन किया जाता है शब्द कोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का? तो बताइए, वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का सीधा सा प्रश्न है। स्वश्रय शब्द के चतुर्थी विभक्ति में द्वितीय रूपों में गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। स्वसे, स्वशु, स्वश्रिभम, स्वश्रिभ्य। तो कौन सा है? ये गलत है, बाकी सभी सही है। 12 वर्ष लोग कुकर जिए और 13 लजिए से 8 वर्ष 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, बिरहा, आल्हा। और यहाँ से भी देखो, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, 12 वर्ष लोग कुकर जिए और 13 लजिए से 8 वर्ष 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किससे अब यहाँ तो देखो पूछा ही गया है कि किस विधा की रचना है, तो ये आल्हा खंड से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है, कौन सी रचना है, रचनाकार कौन है, ये 4 चीज इसकी याद रखनी है बस। निबंध गद्य की कसौटी है, कसौटी किसने माना? अच्छा, मैं जैसे सोल्व करा रही हूँ पेपर को, बस टू द पॉइंट करा रही हूँ, और मैंने कुछ पेपर जो है मतलब उनको डिटेल में सोल्व कराया, तो आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है, टू द पॉइंट या फुल डिटेल में। प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हजारी रामविलास शर्मा? निबंध गद्य की कसौटी है, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इन्होंने बोला था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन भी पूछा जा सकता है किसका, इस प्रकार से पूरा कथन देकर। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपदान या कर्म? तो इसमें क्या है? करण कारक है। अगला प्रश्न है, इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आदर शेर सोना नरहरदास चरण को दिया, उनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास हुआ, इन पंक्ति का संबंध है। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास हुआ, इन पंक्ति का संबंध
किससे है? 84 वैष्णवन की वार्ता, चंद छन वर्णन की महिमा, 252 वैष्णवन की वार्ता, आईन अकबरी की भाषा वचनिका से। तो ये आपका पता है 84 वैष्णवन की वार्ता से, 252 वैष्णवन की वार्ता, तो किससे है? चंद छन वर्णन की महिमा से ये है। अगला प्रश्न है, वृंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? वंदे, वंदेत, वंदे, वंदनते। तो कौन सा सही है? वंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के रूप कौन सा है जो गलत है? तो ये भी आयोग ने फॉल्स माना था और इसका भी उत्तर उन्होंने सही नहीं बताया, क्योंकि वर्तनी वाला जो वो है इसमें भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में निपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। तो कौन सा है? कलत्र। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो ध्यान मग्न में है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कही कवि कहा में 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? तो होगा 1520 ईस्वी। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? अब देखो इसमें वाक्य में दिया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो कौन सा होगा इसमें? जातिवाचक होगा। और अगर ये सिर्फ जयचंद दिया होता तो ये आपका व्यक्तिवाचक होता। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। तो उसे कहते हैं विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं विभाव। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगम, बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? तो बालकृष्ण भट्ट से। तो सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मोही का हसेसे की कहो रही किसने कहा है? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, तुलसी ने वल्लभाचार्य से। तो जायसी ने शेरशाह से ये कहा था कि मोह का हसेसी की कहो रही, कि मुझ पे हंसते होते हो या मेरे बनाने वाले पे। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। तो विषादांत जो है प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित तो काव्यम किसने कहा था? भरत, विश्वनाथ, भामह या जगन्नाथ। तो ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी है? ये भामह ने दी है। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण या संबोधन। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासवदत्ता, उपरोक्त से कोई नहीं। तो भगवान राम के जीवन से संबंधित है महावीर चरित। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपनाथन, विभूति नारायण राय। तो कौन जो है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं? तो महावीर विभूति नारायण राय। 2013 में थी, आपको याद रखना है 2013 तक। अगला प्रश्न है, अभी आपको देखना पड़ेगा वर्तमान में कौन है। चिरंजीवी जीवो जो रिजुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसमें है श्लेष अलंकार वृष भानुजा में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न,
प्राप्त्याशा, फलागम या उत्पाद्य। तो ये उत्पाद्य इसके अंतर्गत नहीं आती है। पंजाबी की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन। तो देवनागरी की लिपि है, गुरुमुखी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? अवधी नहीं आती। खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी आती है, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय या ए बी दोनों सही हैं। तो ए बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घटकरपक, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। तो भारवी कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। अगला और अंतिम प्रश्न है 2013 की परीक्षा वाला, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यहाँ पर आप बताइएगा कि 125 प्रश्न में आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ और बाकी और भी डिटेल में वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।